रसिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्लेम किया है थर्सडे के दिन कि उन्होंने एविडेंस पता लगा दिया है और ये एविडेंस से पता उन्होंने गनमैन से लगाया जो कि मॉस्को के अटैक के पीछे ये थे अटैकर। तो उनके जो मोबाइल फ़ोन से कुछ डाटा प्राप्त हुआ है जिससे ये रशियन इन्वेस्टिगेटर का कहना है, उस डाटा से पता लगता है कि ये अटैकर का जो संबंध है वो यूक्रेन से है। और जैसे कि इनका जो बैंकिंग डिटेल है उसमें यूक्रेन से कुछ संबंध दिख रहा है। अभी तक टोटल मिला के 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 लोग डायरेक्टली इस हमले के पीछे जिम्मेदार थे। 7 लोग इन हमलावरों को उन्होंने सहायता दी थी, जैसे कि फाइनेंसिंग में सहायता दी थी और शेल्टर भी दिया था इन्होंने अपने घर में। तो जितने भी अभी तक अरेस्ट हो रखे सब के सब ये सेंट्रल एशिया के देशों से। और जो 4 मुख्य आरोपी है वो सब के सब तजाकिस्तान, जो कि सेंट्रल एशिया का एक देश है, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है और उसने अपने अल अमल जो उसका एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी, उसमें उसने इस बात को पुष्टि कर ली थी कि उसके ही लोग इस अटैक के पीछे थे। अमेरिका ने आज के दिन फिर से इस बात को रिफ्यूट किया है, उसने मना किया है। उसने कहा कि यूक्रेन इसमें किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है और अमेरिका का कहना है कि इसमें इस्लामिक स्टेट था जिम्मेदार इस अटैक के पीछे। और अमेरिका ने ये भी कहा कि हमने रसिया को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि आपके यहाँ अटैक हो सकता है, फिर भी रसिया ने इसको नज़रअंदाज किया। आज के दिन जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो सैंक्शन 15 सालों से है न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर, उसके ऊपर आज फिर से मीटिंग हुई थी यूएनएससी में, जिसमें रसिया ने वीटो लगा दिया। और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 साल में ये जो रेजुलेशन है नॉर्थ कोरिया के ऊपर, उस रेजुलेशन में पहली बार अब ये रेजुलेशन अब पास नहीं हो पाया। तो ये जो रेजुलेशन यूएन सैंक्शन के ऊपर है और जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट करता है, तो उसी को देखते हुए ये सैंक्शन नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगा रखा है। इसके तहत नॉर्थ कोरिया के लिए ऊपर बैन है कि वो इस प्रकार की जो एडवांस मिसाइल है उसका लॉन्च नहीं कर सकता है। फिर भी नॉर्थ कोरिया इस सैंक्शन का उल्लंघन करके वो मिसाइल टेस्ट करता रहता है। अभी तक इस रेजुलेशन के तहत होता ये था कि एक बॉडी बनी रहती थी, कुछ एक्सपर्ट की वो बॉडी रहती थी। वो उन एक्सपर्ट का काम ये होता था कि वो नॉर्थ कोरिया के जो उसका जो डिफेंस, जहाँ पर वो मिसाइल को टेस्ट करता है और जहाँ पर उसकी मिसाइलें बनती है, तो ये एक्सपर्ट उस जगह को सैटेलाइट इमेजरी से वो देखा करते थे, उसकी निगरानी किया करते थे और उसके बाद वो रिपोर्ट भेजते थे यूएन में। एक साल में 2 रिपोर्ट भेजते थे और इन रिपोर्ट में पता लगता था कि नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कितना आगे बढ़ रहा है। नॉर्थ कोरिया के ऊपर ये जासूसी करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ऐसा देश है जो अभी तक कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट वो करता रहता है। उसमें जैसे दूसरे देश तो ऐसा है कि उन्होंने अपने तरफ से प्रतिबद्धता जता रखी है कि वो नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने अभी तक ऐसी कोई भी प्रतिबद्धता नहीं जताई है और वो कभी भी किसी भी प्रकार से वो साउथ कोरिया और दूसरे देशों को डराने के लिए वो टेस्ट करता रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नॉर्थ कोरिया को उसकी निगरानी किया जाए कि वो कितना, किस हिसाब से वो उसके जो वेपन्स है वो कितने एडवांस है। अभी तक तो ये 15 सालों से लगातार ये रिपोर्ट आती रहती थी। आज रसिया ने इसमें वीटो लगा दिया और वीटो रसिया के जो यूएन में एम्बेसडर है उन्होंने ये कहा है कि हमने इसलिए लगा रहे क्योंकि नॉर्थ कोरिया को ज़बरदस्ती इसका विक्टिम बनाया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया की कोई गलती है नहीं, वो जैसा कि दूसरे देश अपने बैलिस्टिक मिसाइल या दूसरी मिसाइल टेस्ट करते हैं, वैसे नॉर्थ कोरिया को भी अधिकार होना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो रिपोर्टें आती थी जिसके तहत ये जो कमेटी अपना फैसला सुनाती थी और अपना जो भी ये रिपोर्ट सौंपती थी, वो रिपोर्ट में कोई बेसिस नहीं था, क्योंकि वो रिपोर्ट न्यूज़पेपर की आर्टिकल्स के ऊपर आधारित थी वो, और उसके उन कमेटी मेंबर की अपनी कोई रिसर्च शामिल नहीं थी। यानी कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स हो गए, वाशिंगटन पोस्ट हो गए, इनके कुछ आर्टिकल से उठा के ये कमेटी नॉर्थ कोरिया के ऊपर रिपोर्ट बनाती थी, जो कि ठीक नहीं है। और ये जो सैटेलाइट इमेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सैटेलाइट इमेज भी इतनी धुंधली थी कि उससे ये भी पता नहीं लग पा रहा है कि नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम है वो कितना एडवांस हो रहा है। तो रसिया ने कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है इस कमेटी की अब, और इस कमेटी का होना ना होना बराबर है। तो रसिया ने इसमें वीटो लगा दिया। अब क्या होगा कि अब ये कमेटी अब
जब इसका जो इस कार्यकाल है अप्रैल में ख़त्म हो रहा है, उसके बाद ये दोबारा से इसका रिन्यू नहीं हो पाएगा कार्यकाल। और उससे साउथ कोरिया ने अपनी आपत्ति जताई है। उसने कहा है कि ये कुछ ऐसे ही है जैसे आप किसी क्रिमिनल के सेल में सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दो। यानी कि साउथ कोरिया का कहने का मतलब ये है कि इस समय नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको उसमें निगरानी करनी ज़रूरी है। तो रसिया ने जैसे निगरानी को नुकसान पहुंचाया, रसिया ने निगरानी को अब ख़त्म कर दिया है। अब ये कमेटी नहीं होगी तो निगरानी भी नहीं रख पाएंगे हम न्यूक्लियर प्रोग्राम में। तो अगर हम निगरानी नहीं करेंगे तो नॉर्थ कोरिया वो अपना प्रोग्राम को बहुत आगे बढ़ा सकता है और हमारे लिए ख़तरा हो सकता है। इसी तरह से यूएस ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और यूएस की गवर्नमेंट ने रसिया की बहुत बड़ी आलोचना की है और कहा है कि रसिया ने अपने फ़ायदे के लिए ये डिसीज़न लिया है। और ये फ़ायदा था भी रसिया का, क्योंकि रसिया और नॉर्थ कोरिया के जो संबंध है पिछले 1 साल में काफ़ी बढ़ रहे हैं। बहुत तेज़ी से इन दोनों के जो ट्रेड रिलेशन और दूसरे प्रकार के इकोनॉमिक डिफेंस रिलेशन वो काफ़ी आगे पहुंच गए। जब से रसिया ने यूक्रेन के ऊपर लड़ाई शुरू की है, तो उसके बाद से रसिया को एक ऐसा पार्टनर की ज़रूरत है जो उसको हथियार दे सकते हैं। तो नॉर्थ कोरिया ऐसा देश है जो कि रसिया को हथियार दे रहा है और बदले में रसिया उसका बचाव कर रहा है। अभी आज के दिन रसिया के जो फॉरेन इंटेलिजेंस चीफ है वो नॉर्थ कोरिया की यात्रा में गए थे और वहाँ जाके उन्होंने नॉर्थ कोरिया के इंटेलिजेंस चीफ के साथ बात की और बात उन्होंने इस विषय में की कि किस प्रकार से दोनों देश अपने संबंधों को और मजबूत करें। रसिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने आज के दिन इंटरव्यू में कहा है कि उनके देश का कोई भी प्लान नहीं है नेटो देशों के ऊपर आक्रमण करने का। उन्होंने कहा है कि रसिया ना तो पोलैंड में अटैक करेगा, ना किसी बाल्टिक स्टेट में अटैक करेगा, ना ही चेक रिपब्लिक के ऊपर अटैक करेगा। अभी कुछ दिनों से खबर चली है कि ये जो लड़ाई यूक्रेन की है वो एस्केलेट हो सकती है और अभी तक ये लड़ाई में जो यूक्रेन के अलावा दूसरे देश जो शामिल है, जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं। लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो देश है, यूरोपियन देश, वो अपनी सेना को यूक्रेन में भेज सकते हैं और साथ में इनडायरेक्टली हेल्प भी यूक्रेन की जिस प्रकार से हो रही है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। पहले कई देश थे जो यूक्रेन को एडवांस वेपन नहीं दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके अब देश एडवांस वेपन भी यूक्रेन को देने लग गए। जैसे कि पेट्रियट मिसाइल अमेरिका ने यूक्रेन को दी है, स्टॉर्म शैडो मिसाइल ये ब्रिटेन ने यूक्रेन को दी है। अभी लियोपोल्ड टैंक ये जर्मनी का एक बहुत एडवांस टैंक है जो कि यूक्रेन को दिया जा रहा है। साथ में जो टेरियस मिसाइल है वो भी जर्मनी की एक बहुत एडवांस मिसाइल है। उसमें अभी सहमति हालांकि नहीं बन पाई है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में टेररिस्ट मिसाइल भी यूक्रेन को दे दी जाए। तो इस प्रकार से एडवांस वेपन यूक्रेन को मिलते जा रहे। और अभी खबर ये है कि कुछ 1-2 महीने बाद F-16 जो एडवांस एयरक्राफ्ट है वो भी यूक्रेन को मिलने चालू हो जाएगा। तो रसिया ने सीधे कहा है कि ये जो वेपन यूक्रेन को मिल रहे ये इसका कोई इम्पैक्ट लड़ाई में नहीं पड़ेगा और हम इसको उसी प्रकार से डिस्ट्रॉय करेंगे इन वेपनों को जैसे अभी तक यूक्रेन के दूसरे वेपनों को करते आ रहे। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क ने यूक्रेन के काउंटर पार्ट डेनिस सिमल के साथ बातचीत की है। तो यूक्रेन के पीएम और पोलैंड के पीएम के बीच जो बातचीत है वो आज के दिन पोलैंड के जो कैपिटल है वार्सा वहाँ हुई है। और इस समय जो पोलैंड और यूक्रेन के जो संबंध है उसमें एक बाधा का काम फूड का इशू कर रहा है। फूड ग्रेन जिसको हम कहते हैं या फिर अनाज, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जो यूक्रेन है वो उसका एक्सपोर्ट जो ज़्यादातर होता है वो फूड ग्रेन करता है अपनी तरफ से। और लड़ाई शुरू होने के बाद जो उसका एक ट्रेडिशनल रूट था एक्सपोर्ट करने का ब्लैक सी के रास्ते से, वो उसमें रसिया ने कैप्चर करने के कारण वो उस रास्ते से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब उसे मजबूरन पोलैंड के रास्ते अपना ग्रेन को एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। 1 साल लड़ाई के दौरान तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन 1 साल बाद धीरे धीरे करके जो पोलैंड के फार्मर है अब वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो यूक्रेन के जो ग्रेन है अब वो हमारी बॉर्डर के रास्ते से नहीं निकलने चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका खुद का बिजनेस है। पोलैंड के कई फार्मर, उनका जो पूरा जीवनी है वो इसी ग्रेन के एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो नहीं चाहते कि यूक्रेन से उनको कंपटीशन मिले, तो अपनी सरकार के ऊपर वो दबाव बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। और पिछले 3-4 महीनों से उन्होंने यूक्रेन और पोलैंड की जो बॉर्डर है उसको ब्लॉकेट करना शुरू कर दिया था। तो ये एक बहुत मुख्य मुद्दा इन दोनों देशों के ऊपर निकल के आया है पिछले कुछ महीनों में। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए दोनों देशों के पीएम के बीच में मीटिंग हो रही है इस समय और कोशिश की जा रही है कि ये जो मुद्दा है इसको पीसफुली सॉल्व कर दिया जाए ताकि इसका असर लड़ाई में ना पड़े। हालांकि ये इशू इतना आसान नहीं हुआ है क्योंकि यूक्रेन इसके सख्त खिलाफ है। वो नहीं चाहता है कि उसका जो रास्ता पोलैंड के रास्ते से वो कर रहा है एक्सपोर्ट, उसमें किसी प्रकार से बाधा है।
और उसने पोलैंड सरकार से ये आह्वान किया है बार बार कि वो जो ये ब्लॉकेट करने वाले लोग हैं उनको यहाँ से हटाए और जो ट्रक है उनकी सप्लाई को रोक टोक ना हो उनके रास्ते में। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्री कुलेबा इंडिया पहुँच गए। इंडिया की जो उनकी यात्रा है वो 2 दिन की यात्रा होगी और उसमें उनका कोशिश होगी कि यूक्रेन और इंडिया के जो रिलेशन है उसको मजबूत बनाया जाए। अभी इस समय इंडिया इस लड़ाई में न्यूट्रल बना हुआ है और इंडिया के पीएम ने कुछ हफ्ते पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ बातचीत की थी और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी बात की थी। तो इंडिया की जो पोजीशन है वो अभी लड़ाई में न्यूट्रल तो है, लेकिन अभी वो रशिया के साथ जो उसके संबंध है वो काफ़ी मजबूत है। कोल्ड वार के समय से इंडिया और रशिया के संबंध काफ़ी मजबूत रहे। तो इंडिया एक तो रशिया की इनडायरेक्टली भी मदद कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट रशिया का ऑयल को किया है, जिसके कारण रशिया को पैसा मिला और रशिया ने उस पैसे को लड़ाई में इस्तेमाल किया है। इंडिया और यूक्रेन के जब फॉरेन मिनिस्टर मिलेंगे यहाँ पर मीटिंग में, तो उनकी कोशिश होगी कि यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन का पक्ष देखे कि यूक्रेन क्या चाहता है लड़ाई में। और इस चीज़ को ही दिमित्री कुलेबा बताने आ रखे। उन्होंने अपने 10 पॉइंट प्रोग्राम को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के सामने रखेंगे, जिसमें वो कहेंगे कि यूक्रेन इस लड़ाई में चाहता है कि रशिया अपनी सेना को वापस हटाए यहाँ से। तो वो चाहेंगे कि अपने जो पक्ष है उसको इंडिया के सामने रखें। इस प्रकार से यूक्रेन दूसरे देशों में भी वो कोशिश कर रहा है, जैसे कि अफ्रीका के देशों में वो अपना पक्ष को रखना चाह रहा है। इस प्रकार से वो अपना जो सपोर्ट है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो उसी के तहत में आज के दिन दिमित्री कुलेबा इंडिया पहुँचे और इंडिया गवर्नमेंट के कई ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करेंगे। आज के दिन रशिया ने खार्किव के ऊपर अटैक किया है। खार्किव ये ईस्टर्न यूक्रेन का एक जगह पड़ता है। इसके अलावा दूसरा माइकोलेव जो ब्लैक सी के रास्ते में एक शहर है, उसमें भी रशिया ने अटैक किया था। तो ये जो अटैक हो रहे हैं रशिया के लगातार हो रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। लगता है कि रशिया ने मॉस्को का जो अटैक था उसका बदला लेने के लिए वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करते जा रहा है। और साथ में जो बेलग्रोद का इलाका था रशिया का, जिसमें यूक्रेन ने स्ट्राइक किया था, जिसमें 25 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, तो उसका बदला लेने के लिए भी रशिया अटैक कर रहा है। तो ये जो अटैक हो रहा है इसमें बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल रशिया द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत एडवांस मिसाइल है। इसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो यूक्रेन वेस्टर्न देशों से वो मांग कर रहा है कि वो वेस्टर्न देश यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम दे, जैसे कि पेट्रोल मिसाइल दे, ताकि यूक्रेन इस मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके इनको हवा में ख़त्म कर दे, ताकि यूक्रेन के लोग सुरक्षित रहे। तो इसी के लिए आज यूक्रेन ने नेटो मेंबरों से ये आह्वान किया है कि वो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यूक्रेन को फटाफट दे। आज ही नेटो और यूक्रेन की काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसमें यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर रुस्तम उमरोव पहुंचे हुए थे और उन्होंने नेटो मेंबर्स को इस बात में ब्रीफ किया कि उनको एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है, ताकि वो यूक्रेन के शहरों और यूक्रेन के नागरिकों को बचा सके। फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने एक वेबसाइट को अनकवर किया। ये जो वेबसाइट थी ये फेक वेबसाइट थी और उसमें फ्रांस के नागरिकों को यूक्रेन की लड़ाई में वॉलंटियर करने के लिए रिक्रूट किया जा रहा था इस वेबसाइट के द्वारा। तो ये फेक वेबसाइट थी और ऐसे कोई सरकार के द्वारा कोई वॉलंटियर प्रोग्राम इस समय चलाया नहीं जा रहा है, जिसके तहत फ्रांस सरकार यूक्रेन के लिए सैनिकों के लिए अपील कर रही है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये लगता है कि रशिया प्रोपोगंडा के तहत ये वेबसाइट बनाई गई थी और इसके तहत क्या हो रहा था कि नागरिकों को कहा जा रहा था कि आप वॉलंटियर प्रोग्राम में आप ज्वाइन अगर आप करते हो तो आपको यूक्रेन भेजा जाएगा और आप यूक्रेन के सैनिकों के साथ मिलकर आप रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे। अब ये फ्रांस के नागरिकों को कहा जा रहा था, जो कि अभी तक फ्रांस ने ऐसी अनुमति अपने नागरिकों को नहीं दी है कि वो यूक्रेन में जाके यूक्रेन के सिपाहियों के साथ मिलकर लड़ाई करे। इसको साफ बात में ये डायरेक्टली फ्रांस की इन्वॉल्वमेंट होगी अगर ऐसा कुछ होता है। तो फ्रांस ने अभी तक ऐसी अनुमति नहीं दी है। हालांकि मैक्रोन ने ऐसी संदेश तो दिया था कुछ दिन पहले, उन्होंने सिग्नल दिया था कि हो सकता है कि आने वाले समय में फ्रांस या दूसरे यूरोपियन देश के जो सैनिक हैं वो जा सकते हैं यूक्रेन में अगर ज़रूरत पड़ी तो कभी। लेकिन अभी तक फ़िलहाल ऐसा कोई उनका ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है सैनिकों को भेजने की या फिर वॉलंटियर को यूक्रेन में भेजने की। तो ये फेक वेबसाइट है और इसको रशिया के लगता है कि रशिया ने खुद इस वेबसाइट को तैयार किया था कि एक तो रशिया प्रोपोगंडा वो जो फेक न्यूज़ टाइप की होती है उसको वो फ्रांस के अंदर फैलाना चाहता है और फ्रांस के बाहर भी फैलाना चाहता है, ताकि इस समय यूरोपियन देशों में टूट पड़े। क्योंकि जो जर्मनी है वो इसका विरोध है, वो विरोध करता रहता है कि किसी भी प्रकार से यूक्रेन को डायरेक्ट हेल्प नहीं मिलनी चाहिए। तो ये जो वेबसाइट है हो सकता है कि इसका जो
मोटिव होगा वो ये होगा कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में इस समय विवाद को पैदा करना, ये भी हो